नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने पूरे उफान पर है। कांग्रेस जहां सरकार और सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है, वहीं बीजेपी भी कमलनाथ सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करके निशाना साध रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। हम भी तैयार हैं उपचुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चुनावी खबरों का गुलदस्ता लेकर अपनी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। तो सबसे पहले बात बिजली के करंट यानी बिल की। उपचुनाव से पहले बिजली के झटके से बचने के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। कैबिनेट ने बिजली बिलों को लेकर नई घोषणा कर दी। देखिए खास रिपोर्ट। बिजली के बढ़े हुए बिलों का मसला कांग्रेस उपचुनाव में बनाएगी मुद्दा। कांग्रेस के मुद्दे की हवा निकालने की तैयारी, बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा की तैयारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। ये साफ है कि ये चुनाव सरकार का भविष्य तय करेगा, लिहाजा सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी सरकार को शिकायत मिल रही है कि बिजली बिल के आधे किए जाने के बाद भी कई लोगों को बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं। अब बिजली बिल की विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार मैदान में उतरने वाली है। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कैंप लगाकर 15 दिन में बिजली बिलों की गड़बड़ियों को दूर करेगी। बिलों में विसंगतियों की सूचनाएं मिलने पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में शिविर लगेंगे और इस शिविरों के अंदर जो विसंगति बिलों की है, बिलों की अधिकता है, ऐसे बिल जो 93 लाख के अंदर आते हैं, मतलब 56 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 100 रुपया से 50 रुपया बिल किया गया है। 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें 50 रुपया किया गया है 100 रुपये से, और 400 से 100 रुपया किया गया है। ऐसे कुल 86 लाख है, और कुल जो बचे हैं 93 लाख, उसके बचे हुए का भी आगे आने वाले 15 दिन में समाहित कर लिया जाएगा। सरकार ने कोरोना काल के चलते बिजली के बिल आधे कर दिए हैं। 50 लाख उपभोक्ता के 100 रुपए के बिजली बिल 50 रुपए किए गए हैं। 30 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल 400 से 100 रुपए किए गए हैं। बचे हुए 93 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की विसंगतियां दूर की जाएगी। 95 लाख उपभोक्ताओं को 623 करोड़ का फायदा होगा। मगर योजना को अमली जामा पहनाने में अभी दिक्कत आ रही है। सीएम शिवराज भी बिजली उपभोक्ताओं से बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की तैयारियां कर रही है। जबकि कांग्रेस और बिजली उपभोक्ता और आमजन लगातार मांग कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि जो कोरोना महामारी में, इसका 3 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए सीधा। कोई गोलमोल नहीं कि 100 आया तो 50 माफ, 400 आया तो 200 माफ, इतना आया तो इतना माफ, संभल के हो गए तो माफ, अभी जांच करेंगे, कुछ भी नहीं। सीधा सच्चा। आज व्यापार व्यवसाय काम धंधे सब चौपट पड़े हैं, आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है। सीधा बिजली उपभोक्ताओं का 3 माह का बिजली बिल माफ़ किया जाए। उद्योग जगत मांग कर रहा है कि हमारे फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम चार्ज, विलंब चार्ज, अन्य सभी चार्जों में छूट दी जाए, लेकिन सरकार ने किया कि उसे स्थगित किया, बाद में वसूला जाएगा। बिजली बिलों का मुद्दा आम उपभोक्ताओं से जुड़ा है, लिहाजा सरकार की कोशिश है कि उपचुनाव में कांग्रेस कहीं इस मुद्दे को ना भुना ले, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अब कोशिश होगी कि चुनाव से पहले बिजली बिलों का मामला झटका ना दे सके। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो इधर बिजली के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सियासत गरमा रही है। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने तेल के दामों को लेकर अब ऐलान जंग कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस हावी। 24 जून को कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी आंदोलन। कितना कारगर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन? उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है।
इस बार मुद्दा पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का है। कांग्रेस 24 जून से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को इसके निर्देश दिए हैं। कमलनाथ ने बढ़े हुए दामों को लेकर ट्वीट भी किया। कमलनाथ ने लिखा कि पूरे प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल अब अलग अलग जिलों में 87 रुपये से लेकर 89 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है, तो वहीं डीजल की कीमतें भी 78 रुपये से ज़्यादा हो गई है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर रोज़मर्रा के जो सामान है, ज़रूरी सामान है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर पड़ता है। पूरे मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इन हालातों में भी प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिनों में 10 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐसे में पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए प्रदेशवासी मजबूर हो रहे हैं। देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये जनता के हितों के लिए हम कह सकते हैं कि ये जवाबदेही वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। आज जहां अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब हमारा पेट्रोल डीजल का रेट सबसे कम है और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में अभी 15-16 दिन के अंदर 9 रुपये के आसपास डीजल का और ऐसे ही पेट्रोल का 9.5 रुपये के आसपास, मतलब हम तो कह सकते हैं कि 10 रुपये के आसपास बढ़ोतरी की है। और हम समझते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे आपातकाल वाली स्थिति हो। ये क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तो और कमाल कर दिए। आज देश में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल अगर बिक रहा है तो मध्य प्रदेश है। पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पुरानी सरकार इस मोर्चे पर फेल साबित हुई थी, इसलिए उन्हें आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमतों का सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में इजाफा होना स्वाभाविक है। ऐसे में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर उपचुनाव से पहले सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति से बीजेपी को घेरने में कितना कामयाब हो पाती है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी सांवेर की। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी के बड़े नेताओं को दारोमदार सौंपा है। बीजेपी ने जहां चुनावी मैनेजमेंट के माहिर माने जाने वाले पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी है, तो सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सांवेर में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे। देखिए कैसे दांव पर लगी है सांवेर के संग्राम में दिग्गजों की साख, हमारी इस खास रिपोर्ट में। उपचुनाव में दिलचस्प हुआ सांवेर का संग्राम। सांवेर के रण में दिग्गजों पर दारोमदार। क्या कैलाश लगा पाएंगे बीजेपी की नैया पार, या दिग्गी बनेंगे कांग्रेस के तारणहार? प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव न सिर्फ प्रदेश की सत्ता की दशा और दिशा तय करेंगे, बल्कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता कितने पानी में हैं। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच जरूर होगा, लेकिन नजरें पार्टी के रणबांकुरों पर भी होंगी। दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर अपनी ताकत दिखाने के लिए धुरंधरों को भी जवाबदारी सौंप दी है। सांवेर के रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने मालवा की प्रमुख सीटों में से एक सांवेर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जवाबदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, विजयवर्गीय के सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक रमेश मेंदोला को संगठन ने सांवेर का प्रभार भी सौंप दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विजयवर्गीय को संगठन ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है वो उस पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। नहीं,
सावेर में तो हमारे सभी कार्यकर्ता सब मिलना जुलना चलता ही रहता है और हम सब लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हमारे जो भी रहता है एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं, चाहे कितने बड़े भी नेता हो या हम सांसद होते तो भी एक कार्यकर्ता की भूमिका जो पार्टी तय करती है उसके हिसाब से काम करते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, वो हमारी भूमिका तय करते हैं, हम उनकी भूमिका तय नहीं करते। वो सब देख रहे हैं और यही नहीं आसपास के क्षेत्रों का भी देख रहे हैं वो। इधर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू भी सांवेर का किला फतह करने के लिए जोर लगा रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की टीम भी गुड्डू के लिए सांवेर में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दिग्विजय के अनुभव का पार्टी को पूरा फायदा मिलेगा। सांवेर ही नहीं, मैं तो ये समझूं कि इंदौर से ही पूरा लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं उनसे, और वहाँ के नेता लोग भी प्रभावित हैं, वहाँ की आम जनता भी प्रभावित है। गली मोहल्ला हो या ब्लॉक स्तर पे हर एक व्यक्ति उनके पास है, उनसे जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी एक बड़ी भूमिका इस मध्य प्रदेश में निभाते हैं और इस अगले चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मालवा और निमाड़ की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह पूरा दखल रखते हैं। ऐसे में जब सांवेर में दोनों ही पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, तो मुकाबला दिग्गी बनाम कैलाश नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों को अपने खाते में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लिहाजा पार्टी के पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं को मुस्तैद करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ग्वालियर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंधिया कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। साथ ही उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटें जीतने का दावा भी किया और कहा कि जनता उन लोगों को जवाब देगी जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों के लिए घमासान तेज है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार जिस तरीके से सिंधिया को समर्थन मिला था, अब वो कांग्रेस में नहीं है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? आप जो गढ़ की बात कर रहे हैं, गुना शिवपुरी में क्या हुआ? मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, गुना शिवपुरी में क्या हुआ? तो कांग्रेस हमारी माँ है। कांग्रेस के झंडे तले इस देश को आज़ादी मिली है। कांग्रेस ने एक से एक नेता दिए हैं और कांग्रेस किसी के जेब के अंदर नहीं होती है। कांग्रेस हर झोपड़ी में, हर घर में, पूरे देश में फैली हुई है। वो कोई ये कहे कि मेरे जेब के अंदर है तो ये मानने योग्य नहीं है। हम लोग 2-2 पीढ़ियों से आए हैं। हिना जी के फादर, आपके परिवार के लोग, हम सब 2-2, 3-3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवाएं कर रहे हैं। तो कांग्रेस किसी की जेब की बपोती नहीं है। मैडम, एक एलिगेशन है कांग्रेस पे कि फूल सिंह बरैया को इसलिए कुर्बान करने के लिए, एक दलित का अपमान करने के लिए। नहीं, दलित का बिल्कुल अपमान नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे 2 कैंडिडेट जीत के जा रहे थे, 101% जा रहे थे। अगर ये सरकार गिनाने का काम नहीं होता तो जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के 2 गए, वो हमारे जा रहे थे। तो हमने तो दोनों को कैंडिडेट बनाया था, तो दोनों ही हमारी जीत रहे थे। उसमें कहाँ दलित और आ गया? या आप भी ट्राइबल है, मैं भी दलित हूँ, ये भी पिछड़े से है, तो कोई अपमान नहीं हुआ। और अगर अपमान होता तो मैं मंत्री नहीं होती, लगातार मंत्री नहीं होते। एक 25 साल की छोटी सी लड़की को राजीव गांधी विधानसभा में नहीं आते। तीसरी बार मैंने मंत्रिमंडल में शपथ ली है और मैं मंत्रियों में नंबर 1 पे शपथ लेने वाली हूँ। छोटी सी उम्र में मुझे बहुत ऊंचाइयाँ मिली, इस कांग्रेस पार्टी ने दी है। मेरे पिताजी 52 से लगातार MLA रहे। अगर दलित की राजनीति अगर गड़बड़ करती कांग्रेस, तो हमारा परिवार लगातार नहीं आता वहाँ से 52 से लेकर आज तक। ये प्रदेश की जनता को देखने और समझने की जरूरत है कि अगर मत के सौदे होंगे तो मतदाता के मत का क्या उचित रह जाएगा? प्रजातंत्र कहाँ रहेगा? डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? फिर तो आप पैसे फेंको, MLA खरीदो और सरकारें बनाओ। बिल्कुल, ये थी पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, जिन्होंने आरोप लगाए कि पैसे लेकर सरकार बनाई गई है। साथ ही बीजेपी के उन आरोपों पर जिस सिरे से खारिज किया है जिसमें बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी चक्रव्यूह से कम नहीं हैं और चक्रव्यूह भेदने के लिए जरूरत होती है रणनीति की। और इस समय बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं।
कांग्रेस 24 सीटों की कुंडली तैयार कर रही है तो बीजेपी 24 संकल्प पत्र। 24 सीटों का घमासान कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं आसान। कांग्रेस ने तैयार की 24 सीटों की कुंडली, बीजेपी तैयार करेगी 24 संकल्प पत्र। जी हां, 24 का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ये बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो उसने पूरी 24 सीटों की कुंडली तैयार की है। दरअसल कांग्रेस ने 24 सीटों की 24 बुकलेट छापी है। इस बुकलेट में विधानसभा क्षेत्र के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण है। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का बूथवार विश्लेषण भी दिया गया है। ये भी शामिल है कि किन बूथ पर कांग्रेस कमजोर रही और कहां उसे बढ़त मिली। कांग्रेस ने ये बुकलेट विधानसभा प्रभारियों के लिए तैयार की है ताकि वो ये समझ सके कि बूथ से लेकर विधानसभा तक किस तरह से काम किया जाना है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि जिन लोगों को प्रभारी बनाया है उनको उस विधानसभा क्षेत्र की जानकारी, कितने बूथों की संख्या हो, पिछले परिणाम क्या रहे, क्या प्रमुख निर्णायक वहाँ के मुद्दे हैं, किस मुद्दों को प्राथमिकता से हमें उठाना है, वहाँ क्या असफलता है, क्या विफलता है, पुराने जनप्रतिनिधियों ने कौन कौन से विकास कार्य करे नहीं करे, कौन सी कमी रही, ये सब विस्तृत उसका जानकारी दी गई है ताकि जो भी प्रभारी बने उसका अध्ययन करे, उस हिसाब से तैयारी करें। कांग्रेस की 24 सीटों पर अपनी तैयारी है तो बीजेपी भी पीछे नहीं। बीजेपी ने तय किया है कि सभी 24 सीटों के लिए 24 संकल्प पत्र तैयार किए जाएंगे। इस संकल्प पत्र में क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे शामिल रहेंगे। ये 24 चुनाव अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव हैं, ये आम चुनाव नहीं है। स्वाभाविक तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस अलग हो सकती हैं, अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, ज़रूरतें अलग हो सकती हैं और इसीलिए उन्हीं पर केंद्रित हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करने वाले चुनाव है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस इन्हें गंभीरता से ले रही है। दोनों ही दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। अब किसकी रणनीति कामयाब रहेगी, उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होगा। राजनीतिक तौर पर सभी सीटें काफी अहम हैं। हर एक सीट का अपना अलग सियासी समीकरण और सियासी दांव पेंच भी है। आज आपको बताते हैं देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट एक ग्रामीण इलाका। ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। 2018 से पहले इस सीट पर 10 चुनाव हुए, जिसमें से 6 चुनाव बीजेपी ने, 3 कांग्रेस ने और 1 जनता पार्टी ने जीता था। 2018 में हुए 11वें चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत का आंकड़ा बढ़ाया और बीजेपी से इस सीट को छीन लिया था। कांग्रेस की तरफ से सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की तरफ से दीपक जोशी, लेकिन दीपक जोशी 11,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। 1977 के चुनाव से लेकर तो 2008 तक के चुनाव में यहां राजपूत और सिंधव समाज से आने वाले उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। 5 साल के लिए जनता ने राजपूत समाज के प्रतिनिधि को चुना तो अगले 5 साल के लिए सिंधव समाज के। 1977 में पहली बार यहां से तेज सिंह सिंधव जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 1980 में तेज सिंह ने बीजेपी का दामन थामा और एक बार फिर यहां से चुनाव जीते। 1985 के चुनाव में इस सीट पर उलटफेर हुआ। कांग्रेस के राजेंद्र बघेल ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद के चुनाव देखें तो 1990 और 1998 में सिंधव समाज के प्रतिनिधि ने यहां कब्जा जमाया, तो 1993 और 2003 में राजपूत समाज के प्रतिनिधि ने। 2008 के बाद यहां का समीकरण बदला। बीजेपी ने दीपक जोशी को यहां से टिकट दिया, जिन्होंने चुनाव जीता, और इसके बाद 2013 में भी वो यहां से विधायक चुने गए। हाट पिपलिया में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से कई मूलभूत सुविधाओं से जनता आज भी जूझती है।
जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी समस्याएं हैं। साथ ही बेरोजगारी भी एक समस्या है। कांग्रेस से बागी होकर मनोज चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब हाटपिपलिया सीट के सियासी समीकरण बदल गए हैं। मनोज चौधरी के बीजेपी के टिकट से उपचुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है तो बीजेपी के अंदर खाने में भी असंतोष खदबदा रहा है। टिकट न मिलने से दीपक जोशी भी मुखर हैं। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के साथ हैं। वहीं जिन नेताओं में असंतोष नजर आ रहा है उनमें पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष राय सिंह सिंधव, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार, बहादुर मुकाती, जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जैसे कई नामों की चर्चा है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर है। हालांकि बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट की जिम्मेदारी देकर असंतुष्ट नेताओं को साधने की रणनीति पर काम शुरू किया है। कैलाश विजयवर्गीय की दीपक जोशी के साथ इन तमाम नेताओं से भी मुलाकात हो चुकी है। बहरहाल कांग्रेस मनोज चौधरी के सामने किसे मैदान में उतारती है, क्या ये बीजेपी का बागी चेहरा होगा या फिर कोई नया चेहरा, ये जरूर देखना होगा। इतना तय है कि 24 सीटों के चुनावी चक्रव्यूह में हाटपिपलिया सीट हॉट सीट बनने जरूर जा रही है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, हाटपिपलिया। 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।